हेलो एवरीवन। स्वागत है आपका एक और नई वीडियो में। इस वीडियो में हम सीखने वाले हैं कि जावा के अंदर हेलो वर्ल्ड का प्रोग्राम कैसे एग्जीक्यूट करना है और इस प्रोग्राम के पीछे जावा कितना काम करता है, वो सब कुछ इसी वीडियो के अंदर हम देखने वाले हैं। तो चलते हैं। सबसे पहले, जैसा कि आपने पिछली वीडियो में देखा था, हमारे पास जेडीके, जेआरई और जेवीएम ये तीन चीज़ें होती हैं। और जेडीके का काम होता है बेसिकली जावा के कोड को बनाना और उसके अलावा कुछ हमें टूल्स प्रोवाइड करना। और उसके बाद फिर हमारे पास आता है जेआरई। जेआरई के अंदर हमारे पास होती हैं लाइब्रेरीज, क्लास लोडर, और फिर हमारे पास होता है जेवीएम, जो कि है जावा की वर्चुअल मशीन, जो बेसिकली जावा के कोड को एग्जीक्यूट करने का काम करता है। अब देखते हैं ये तीनों चीज़ें असल में काम कैसे करती हैं उस जावा के कोड के पीछे। सबसे पहले एक कोडर ने एक फाइल लिखी test.java। थोड़ी देर बाद ये फाइल हम भी खुद बनाने वाले हैं। उसके बाद उस कोडर ने एक कमांड एग्जीक्यूट की और वो कमांड थी javac test.java। यहाँ पे javac दोस्तों वही चीज़ है जो कि हम पहले हमेशा कह रहे थे कंपाइलर। और आपने ये भी देखा होगा कि हमने जब जेडीके इंस्टॉल की थी तब भी हमने javac का वर्जन देखा था जो कि 17 ही था। तो test.java के ऊपर ये वाली कमांड एग्जीक्यूट करने से हमें मिलती है एक test.class फाइल। अब ये जो test.class फाइल मिलती है, इसे ना तो मैं रीड कर सकता हूँ ना आप रीड कर सकते हैं। ये फाइल होती है सिर्फ और सिर्फ जावा के लिए। तो जावा को ही पता है कि इस फाइल को कैसे रीड करना है और उसके बाद उसे कैसे एग्जीक्यूट करना है। इतना ही नहीं, ये फाइल जो होती है वो हमेशा रहेगी प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट, जिसका मतलब ये हुआ कि अगर यहाँ पे ये वाली फाइल मैंने अपनी विंडोज़ के अंदर जनरेट की है और आप में से अगर कोई लिनक्स या फिर मैक यूज़ करता है तो वो भी इसी फाइल को एग्जीक्यूट कर सकता है। मुझे उसे दोबारा से test.java का कोड देने की कोई ज़रूरत नहीं है। मैं बस ये क्लास फाइल दूंगा और आप उसी क्लास फाइल को एग्जीक्यूट कर सकते हो एज इट इज़। इसलिए हम कहते हैं कि जावा होती है हमारी प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट। और आपने ये भी सुना होगा कि इसे हम कहते हैं वोरा, जिसका मतलब होता है राइट वंस रन एनीवेयर। तो मैंने एक बार इसे अपने मशीन में लिखा और उसके बाद हम इस फाइल को कहीं भी चला सकते हैं। अब देखते हैं इस फाइल को चलाना कैसे है। तो उसके लिए मैं दोबारा से एक कमांड दूंगा जो कि होगी मेरी जावा टेस्ट। अब ध्यान देने की बात यह है कि यहाँ पे टेस्ट के बाद मैंने कुछ भी नहीं लिखा। मैंने इसके एक्सटेंशन में ना तो जावा लिखा ना मैंने क्लास लिखा। हमें सिर्फ इतना ही लिखना है, जावा स्पेस टेस्ट। अब ये वाली कमांड एग्जीक्यूट करने से क्या होता है कि ये एक जावा वर्चुअल मशीन जो जेवीएम है उसका इंस्टेंस बनाती है। इसका मतलब कि हमारे फिजिकल लैपटॉप के अंदर या फिर हमारी फिजिकल मशीन के अंदर वो एक जावा वर्चुअल मशीन बना देगी थोड़ी देर के लिए। और इस जेवीएम के अंदर हमें दोबारा से देखने को मिलेंगे क्लास लोडर। अब आप बोलोगे कि क्लास लोडर तो हमारा जेआरई के अंदर था, तो मैं कहूँगा कि ये क्लास लोडर हमारा जेआरई के अंदर ही था, जेवीएम बस उसे यूज़ कर रहा है बाकी सारी क्लासेस को लोड करने के लिए। फिजिकली क्लास लोडर कहाँ अवेलेबल था? जेआरई के अंदर। यूज़ उसे कौन कर रहा है? जेवीएम। जेवीएम क्या है? वर्चुअल। ना ये मुझे दिखेगा ना ये आपको दिखेगा अपनी मशीन में, लेकिन ये काम हमेशा करेगा। उसके बाद हमारे पास यहाँ पे आएगा बाइट कोड वेरीफायर, जो कि इस बाइट कोड को वेरीफाई करेगा। कहीं ये ना हो कि मैंने इस फाइल को बीच में खोला और उसके बाद मैंने इस फाइल के अंदर कुछ चेंजेस कर दिए जिसकी वजह से कोड शायद चल ही ना पाए। उसके बाद हमारे पास आता है इंटरप्रेटर। तो जैसा कि मैंने कहा था, इंटरप्रेटर क्या करेगा? एक एक करके हर एक लाइन का मतलब समझेगा और उसका आउटपुट हमें देगा। अब सोच के देखो कि अगर कोई 100 लाइनों का कोड हो और उसके अंदर एक एक लाइन करो और बीच में वहाँ पे कोई मान लो लूप हो और वो लूप बार बार एग्जीक्यूट करना हो, दोबारा से एक एक लाइन करना तो बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाएगा। तो इसके लिए वहाँ पे हमारे पास एक और चीज़ होती है जिसको हम कहते हैं जिट कंपाइलर। इसे हम ये भी कह सकते हैं जस्ट इन टाइम कंपाइलर। अब ये वाला कंपाइलर और ऊपर वाला जावासी दो अलग अलग चीज़ें हैं। वो वाला कंपाइलर एक टूल था जो कि जेडीके में अवेलेबल था और ये बस एक
जस्ट इन टाइम कंपाइलर है जो कि JVM यूज़ करता है। इसका काम क्या हुआ कि मान लो कि कोई एक ऐसा पार्ट है आपके कोड का जो कि बार बार यूज़ हो रहा है, तो अब वहाँ पे उसी कोड को बार बार इंटरप्रेट करने की जगह जस्ट इन टाइम कंपाइलर एक बार में उस पार्ट को कंपाइल कर देगा और जब भी यूज़ करना होगा वो उसको एज इट इज़ उठा के काम अपना कर लेगा। अभी तो क्योंकि हम बहुत ही बेसिक कोड लिखने वाले हैं तो हम इतना इनका यूज़ देख नहीं पाएंगे, लेकिन बाद में जब हम इन्हें करेंगे तब हम इन सब चीज़ों का यूज़ देखेंगे। पर मज़े की बात यह है कि ये सब चीज़ें होती हैं पर्दे के पीछे जो जावा अपने आप करता है, हमें नहीं दिखाई देगा। और जब एक बार JVM अपना पूरा काम कर देगा, वो आपका जावा के कोड को रन कर देगा, उसके बाद हमें मिल जाएगा हमारा अपना आउटपुट। तो जावा कुछ इस तरीके से काम करता है जो कि हमने देख लिया अभी स्लाइड में। अब इसके बाद यही सारी चीज़ें हम रियलिटी में देखते हैं कि काम कैसे करती हैं। तो दोस्तों, मैं आ चुका हूँ अपने डी ड्राइव के डेमोज़ के फ़ोल्डर में। ये फ़ोल्डर जैसा कि अभी आप देख सकते हैं बिल्कुल खाली है, और जो भी डेमोज़ होंगे इस वीडियो के रिलेटेड वो सभी डेमोज़ हम यहाँ पे बनाएंगे। इतना नहीं, बाद में मैं ये डेमोज़ आप लोगों के साथ शेयर भी कर दूँगा, या तो गिट की हेल्प से या फिर किसी और टूल की हेल्प से, वो बात की बात है, वो सब मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा। सबसे पहले तब तक के लिए हम यहाँ पे बनाते हैं एक फ़ाइल। तो मैं जाऊँगा न्यू, और न्यू के बाद मैं बोलूँगा यहाँ पे टेक्स्ट डॉक्यूमेंट, और यहाँ पे मैं इसे लिखूँगा टेस्ट डॉट, और यहाँ पे मैं इसकी एक्सटेंशन को चेंज कर दूँगा जावा में। तो मैंने ये चीज़ कर दी और यहाँ पे कहते हैं यस। तो ये बन चुकी है मेरी जावा की फ़ाइल, और अभी इसके अंदर कोई भी कोड नहीं है। तो इस फाइल को करते हैं ओपन, और यहाँ पे लिखना शुरू कर देते हैं अपना कोड। तो मे बी ये साइज़ थोड़ा छोटा है, इसको बढ़ा लेते हैं और ये करते हैं फुल स्क्रीन। अब शायद परफेक्ट है ये। तो यहाँ पे मैं एक लिखता हूँ कोड जिसका नाम होगा पब्लिक क्लास। तो ये सबसे पहले मैंने एक बना दिया क्लास। क्लास बनाना बहुत ज़रूरी है जावा में, क्योंकि जावा में अगर आप कोई भी चीज़ लिख रहे हो सबसे पहले वो क्लास में होनी चाहिए। अगर क्लास नहीं है तो कोई इंटरफेस या इनम, इसके अंदर वो कोड होना ही होना चाहिए, डायरेक्टली नहीं चलेगा। कई लैंग्वेजेस में हमने देखा कि बिना क्लास बनाए भी काम हो सकता है, डायरेक्टली आप मेथड लिखो और वो चल जाएगा। जावा में वो नहीं होगा, तभी हम कहते हैं कि जावा में हर चीज़ क्लास और ऑब्जेक्ट रहेगी। और इस तरीके से ये क्लास हमने कर दी बंद। तो इन ब्रेसिस के अंदर जो भी कोड होगा वो हमारा रहेगा इस क्लास का पार्ट। टेस्ट क्या है? इस क्लास का नाम। और ये चीज़ें क्या हैं? ये हमारी हैं कुछ कीवर्ड्स। इनके बारे में हम बाद में डिटेल में देखेंगे। अभी के लिए मैं इन चीज़ों में डिटेल में नहीं जाऊँगा कि ये पब्लिक का मतलब क्या हुआ, क्लास का मतलब क्या हुआ। अभी के लिए बस ये देखते हैं कि ये काम कैसे करेंगे। तो अब इसके अंदर मैं बनाता हूँ एक अपना मेथड जो कि रहेगा पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन, और इसके ब्रैकेट्स में मैं कहता हूँ स्ट्रिंग और args, और ये किए ब्रैकेट मैंने बंद। और इसके बाद मैं दोबारा से कर देता हूँ अपने ब्रेसेस शुरू, और यहाँ पे मैं कहता हूँ ये, और हम एक्स्ट्रा लाइंस को उड़ा देते हैं, और ये कि हमने एक्स्ट्रा लाइंस गायब। तो अब मेरे पास एक 5 लाइनों का कोड आ चुका है। लेकिन अभी भी यहाँ पे जो मैंने मेथड बनाया वो बिल्कुल खाली है, उसके अंदर कुछ नहीं है। तो वहाँ पे जाएंगे और वहाँ पे हम एक लिखेंगे कोड। तो वो मैं लिखूँगा system डॉट आउट डॉट println, और इसके अंदर अब मैं वो चीज़ लिखूँगा जो कि मैं प्रिंट करना चाहता हूँ। तो जावा के अंदर अगर आपको कभी भी कोई भी चीज़ प्रिंट करनी है तो हम हमेशा लिखेंगे system डॉट आउट डॉट println। पाइथन और बाकी लैंग्वेजेस में शायद हम इसे प्रिंट, printf, println ऐसे बोलते हैं। यहाँ पे पूरा लिखना पड़ेगा system डॉट आउट डॉट println, और ये वाली चीज़ हमेशा मेथड में होनी चाहिए। अभी का जो मेथड है वो हमारा है मेन मेथड, और मेन मेथड बिल्कुल ऐसा ही दिखना चाहिए। अगर मैं यहाँ से पब्लिक गायब कर देता हूँ या फिर स्टैटिक गायब कर देता हूँ तो ये कोड नहीं चलेगा। अब इन सारी चीज़ों का मतलब क्या है कि पब्लिक क्या होता है, स्टैटिक क्या होता है, क्लास क्या होता है, वॉइड क्या होती है, तो उस
सबकी आप टेंशन अभी ना लें, बाद में हम पूरी वीडियो में देखेंगे पूरी डिटेल में कि इनका क्या मतलब होता है। मैं खाली स्टैटिक के ऊपर एक पूरी वीडियो बना सकता हूँ, खाली पब्लिक के ऊपर एक वीडियो बन सकती है। तो इसलिए एकदम आराम से सिर्फ इतना कोड एक बार समझने की कोशिश करते हैं, और तब तक के लिए हमें देखना है कि ये कोड एज इट इज़ लिखना है। हाँ, जो चेंजेस आप कर सकते हो वो ये है कि प्रिंट एलन में आप क्या लिखना चाहते हो। तो हम लिखते हैं हेलो स्केल अप इंडिया। ज़रूरी नहीं है कि आप हमेशा हेलो वर्ल्ड ही लिखें, आप कुछ भी लिख सकते हैं। तो ये चीज़ मैंने लिखी और इस कोड को कर दिया मैंने सेव। तो अभी के लिए जैसा आप देख सकते हैं ये बस एक नॉर्मल इंग्लिश का कोड है। तो अब मैं इस कोड को कर देता हूँ बंद। तो दोस्तों अब हमारी test.java फाइल हो चुकी है रेडी। अब हम यहाँ पे ओपन करेंगे अपना कमांड प्रॉम्प्ट और यहाँ पे हम देंगे अपनी कमांड। ध्यान से देखिए अभी वहाँ पे सिर्फ एक फाइल है, तो यहाँ पे हम देंगे कमांड javac स्पेस test.java। तो जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पे आउटपुट नहीं आया, बल्कि उसकी जगह हमारे पास आ चुका है एक एरर, और ये कह रहा है कि test.java फाइल तो मिली नहीं। तो अब इसका क्या कारण हो सकता है? तो वो कारण अगर हम ध्यान से देखें तो वो ये है कि यहाँ पे मैंने फ़ाइल का नाम दिया है गलत, और वो फाइल का नाम मैंने गलती से यहाँ पे 2 डॉट्स लगा दिए हैं। तो टेस्ट डॉट डॉट, तो हमेशा इन चीज़ों का रखना है ध्यान। तो पहले करते हैं इसको एडिट, और ये किया हमने यहाँ पे एडिट, और यहाँ पे दोबारा से आते हैं यहाँ। अब यहाँ पे दोबारा से कमांड को करते हैं एग्जीक्यूट, और उम्मीद करते हैं अब ये कमांड चल जाए। तो लिखेंगे हम test.java, और अब जब मैं इस कमांड को चलाता हूँ तो आप देख सकते हैं कि एक और फाइल यहाँ पे बन चुकी है, और इस फाइल का नाम है test.class। अब एक बार इसको बंद करके हम देखते हैं कि इस क्लास फाइल के अंदर चीज़ें कैसी दिखती हैं। तो अगर इस क्लास फाइल को मैं खोलता हूँ अपने नोटपैड की मदद से, सो मोर एप्स नोटपैड++, तो ये फाइल मुझे दिखाई देती है कुछ इस तरह। तो जैसा कि आप देख सकते हैं ना तो इस फाइल को मैं रीड कर सकता हूँ और ना आप रीड कर सकते हैं। हाँ, कुछ एक चीज़ें हम ज़रूर रीड कर सकते हैं, जैसे कि हेलो स्केल अप इंडिया। तो जो चीज़ें हमने बीच बीच में लिखी थी वो थोड़ी बहुत चीज़ें हम रीड कर सकते हैं। test.java सोर्स फाइल, कुछ ऐसे वर्ड्स हैं जो हम रीड कर सकते हैं। ये आप देख सकते हैं कि system.out, और ये कुछ प्रिंट स्ट्रीम है, लेकिन पूरा इस फाइल को ना तो मैं रीड कर सकता हूँ और ना आप रीड कर सकते हैं। तो जब हम कर ही नहीं सकते तो हम इसे कर देते हैं बंद, और वापस से आ जाते हैं अपने कमांड प्रॉम्प्ट के अंदर। तो हम तो रीड नहीं कर पाए इस फाइल को, लेकिन देखते हैं कि क्या जावा रीड कर पाएगा इसे। तो उसके लिए हम कहेंगे जावा स्पेस टेस्ट, सिर्फ इतना ही, और करते हैं इसे एग्जीक्यूट। तो जब हमने इसे एग्जीक्यूट किया तो आप देख सकते हैं कि हमें मिल चुका है अपना आउटपुट हेलो स्केल अप इंडिया। सो इस हिसाब से हमने अपना पहला जावा का कोड कर लिया है एग्जीक्यूट 2 कमांड्स की हेल्प से। सबसे पहले हमने जावा सी से बनाई क्लास फाइल, और उस क्लास फाइल को हमने किया एग्जीक्यूट। अब यहाँ जब मैंने रन की जावा कमांड, सो इसने बनाई मेरे लिए एक जावा वर्चुअल मशीन। उस जावा वर्चुअल मशीन ने जो जो क्लास फाइल्स रिक्वायर्ड थी, क्योंकि system.out.println, अब ये चीज़ का कोड मैंने नहीं लिखा था कि जब भी मैं इसे लिखूंगा तब क्या होगा। वो कोड पहले से था, कहाँ? JDK के अंदर, JRE फाइल्स के अंदर। सो क्लास लोडर ने उन सारी फाइल्स को किया लोड, बाइट कोड ने किया उसे वेरीफाई, इंटरप्रेट ने किया उसे इंटरप्रेट, और फिर मेरे सामने एक आउटपुट दे दिया हेलो स्केल अप इंडिया। तो अब इसे कर देते हैं हम बंद। तो अगली चीज़ जो मैं आपको दिखाना चाहता हूँ वो है सिंगल फाइल सोर्स कोड। तो हुआ क्या कि जैसा कि अभी आप देख सकते हैं वो फाइल एक बहुत ज़्यादा सिंपल थी, बस एक सिंगल फाइल थी। अब उस सिंगल फाइल के अंदर एक छोटा सा कोड था, और उस कोड को एग्जीक्यूट करने के लिए आपको लगी 2 कमांड्स। तो जावा 11 के अंदर हुआ एक चेंज, और वो चेंज ये था कि अगर आपके पास बस एक सिंगल फाइल का सोर्स कोड है तो आपका वही काम 2 कमांड्स की जगह सिर्फ एक कमांड से हो जाएगा। और वो कैसे? तो वो कुछ इस तरह।
तो सबसे पहले दोबारा से हमारे पास होगी एक test.java फाइल, फिर उस कमांड पे हम सीधा एग्जीक्यूट करेंगे अपनी कमांड java स्पेस test.java। अब यहाँ कुछ चेंजेस हैं। पहली बात, मैंने यहाँ पे कंपाइलर वाली कमांड एग्जीक्यूट नहीं की, और दूसरी बात, जब मैं जावा कमांड रन कर रहा हूँ तो वहाँ पे मैंने फाइल के नाम के साथ भी अपना पूरा एक्सटेंशन दिया है। तो ये कमांड डायरेक्टली हमारे JVM को लॉन्च करेगी। उसके अंदर दोबारा से वही क्लास लोडर, वेरीफायर, इंटरप्रेटर और जिट कंपाइलर होंगे, और फिर वो कमांड मुझे दे देगी आउटपुट। तो इस यहाँ पे अगर आप देखें तो यहाँ पे कंपाइलर आया ही नहीं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि जावा ने अपने काम करने का तरीका बदल दिया। जावा का काम करने का तरीका अभी भी वैसे ही है, फ़र्क बस इतना हुआ कि अब वो चीज़ें इसी कमांड के अंदर हुई। अब यहाँ पे एक अलग चीज़ क्या हुई, तो वो ये थी कि इस बार कोई फिजिकल क्लास फाइल नहीं जनरेट होने वाली। क्यों? क्योंकि ना आपने कमांड लिखी, ना आपके पास एक अलग से फाइल जनरेट होगी। तो इसका मतलब ये भी है कि इस चीज़ को हम किसी बड़े कोड के लिए यूज़ नहीं कर सकते। ये कोड बस तभी यूज़ हो सकता है जब हमारे पास रहेगी सिर्फ एक फाइल। अगर आपके पास कुछ ऐसा है कि आपकी एक क्लास की डिपेंडेंसी किसी और क्लास के ऊपर है, आपकी मान लो एक क्लास किसी दूसरी क्लास को यूज़ कर रही है, तब ये काम हम नहीं कर सकते, सिर्फ और सिर्फ एक ही क्लास के लिए यूज़ कर सकते हैं। इसका फ़ायदा क्या हुआ कि हम अपने काम को थोड़ा सा फास्ट कर सकते हैं। कि मान लो अगर मुझे आपको कोई डेमो देना है तो मुझे दो कमांड नहीं एग्जीक्यूट करनी पड़ेगी, एक ही कमांड में मेरा काम हो जाएगा। लेकिन बड़े कोड के लिए हमेशा मुझे पहले वाली चीज़ ही यूज़ करनी पड़ेगी। और ध्यान रखिए, ये चेंज आया था जावा 11 के अंदर। तो अब देखते हैं कि ये चेंज काम कैसे करेगा। तो यहाँ पे मैं बना लेता हूँ सबसे पहले इस क्लास को कॉपी, और यहाँ पे हम इसका नाम देंगे demo.java। और इतना ही नहीं, इस क्लास के अंदर जाके भी मुझे चेंज करना पड़ेगा। तो यहाँ पे मैंने इसका नाम दे दिया है डेमो, और यहाँ पे हम लिखते हैं सिंगल फाइल सोर्स कोड, ताकि आपको ये ना लगे कि ये पुराने वाली फाइल है। और इसे कर देते हैं हम सेव। अब इसे कर देते हैं बंद, और यहाँ पे दोबारा से हम यूज़ करते हैं अपनी कमांड प्रॉम्प्ट cmd, और ये फाइल हो चुकी है लॉन्च, जिसे मैं रखता हूँ यहाँ पे। तो अभी आप देख सकते हैं कि मेरे पास एक test.java फाइल है, एक test.class फाइल है जो कि जनरेट हुई थी, और एक है मेरे पास demo.java फाइल जो कि मैंने अभी अभी बनाई है दोबारा से। और इस बार मैं रन करता हूँ कमांड java स्पेस demo.java, और करते हैं इसे एग्जीक्यूट। तो जैसा कि आप देख सकते हैं हमारे पास आउटपुट आ चुका है डायरेक्टली। और इतना ही नहीं, इस लोकेशन के अंदर कोई भी डॉट क्लास फाइल जनरेट नहीं हुई है। आप डेमो डॉट क्लास जैसी कोई भी फाइल नहीं देख सकते। अगर आपको ऐसा लग रहा हो कि यहाँ पे कोई फाइल हिडन है, तो ऐसा भी नहीं है। सेम चीज़ को आप भी ट्राई करके देखें। और इतना ही नहीं, ये चीज़ सिर्फ जावा 11 और उसके बाद हो सकती है। तो अगर आपके पास किसी के पास जावा 8 या फिर जावा 11 से पहला कोई JDK का वर्जन है, तो वहाँ पे सेम चीज़ आप ट्राई करके देखना, बिल्कुल एरर आ जाएगा, वो कोड नहीं चलने वाला, क्योंकि ये सिर्फ 11 के बाद से ही चीज़ें काम करेंगी। तो इसी के साथ हमने कंप्लीट कर लिया है अपना पार्ट कि हेलो वर्ल्ड को कैसे एग्जीक्यूट करना है कमांड प्रॉम्प्ट की हेल्प से, और जावा में पीछे की बैकएंड की चीज़ें काम कैसे करती हैं। हमने सिंगल फाइल सोर्स कोड के बारे में भी सीखा, और इसी तरह हम आने वाली वीडियोज़ में बेसिक और उसके अलावा जो नई नई चीज़ें आई हैं वो सब सीखते जाएंगे। तो कमांड प्रॉम्प्ट के साथ हमारा काम बस यहाँ तक ही था। इसके बाद वाली वीडियोज़ में आप देखेंगे कि जो भी हम कोडिंग करेंगे वो होगी एक्लिप्स के अंदर। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, और अगर पसंद आई है तो कमेंट बॉक्स में अपने कमेंट्स दीजिए। अगर आपकी कोई क्वेरीज़ हैं वो पूछिए। इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और मिलते हैं एक और नई वीडियो में। बाय बाय।